उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी सांसदों को पत्र लिखा है कि वे अपने क्षेत्रों में स्थानीय भाषाओं को प्रचार प्रसार करने के लिए काम करें। उन्होंने सांसदों से कहा कि आप संसद में जिस बड़े इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप वहां की स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि आपके प्रयासों से भारतीय भाषाओं को काफ़ी अधिक प्रोत्साहन मिल सकता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस से पहले वेंकैया नायडू ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को अलग अलग भाषाओं में पत्र लिखा। 3 पन्नों के इस पत्र में नायडू ने स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की ज़रूरतों को लेकर कहा कि ये देश के सांस्कृतिक विविधता को बचाने के लिए आवश्यक है। उन्होंने लिखा कि संस्कृति और भाषा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक भाषा को समाप्त करना बेशकीमती विरासत को खोने जैसा है। हम ऐसा होने नहीं दे सकते। उपराष्ट्रपति ने आगे लिखा, हमारी विविधता भरी संस्कृति की खूबसूरती को केवल मातृभाषाओं को प्रोत्साहन देकर ही बचाया जा सकता है। मातृभाषा जीवन की आत्मा है। इसके साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सांसदों को अपने क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा। कैमरा पर्सन करण के साथ अभिनंदन भारद्वाज की रिपोर्ट, एनबी न्यूज़। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी पारा हाई है, जिसको लेकर के बीजेपी राज्यों में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रही है। दिल्ली से लेकर के अन्य राज्यों के बड़े नेता बंगाल का दौरा कर रहे हैं। जाहिर है भगवा पार्टी बंगाल चुनाव को लेकर के कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में अब बीजेपी बंगाल के मिशन पर झारखंड के नेताओं को भी लगाने जा रही है। इस कड़ी में राज्य के 3 पूर्व मुख्यमंत्री बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे। केंद्रीय मंत्री और झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा पहले से ही बंगाल में डेरा डाले हुए हैं। साथ ही रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी भी जल्द ही पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। आपको बता दें, मरांडी तो बंगाल का दौरा भी कर चुके हैं। ऐसे में झारखंड के 3 पूर्व सीएम को बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए उतारना बीजेपी के एक सोची समझी रणनीति है। हालांकि ये तो समय ही बताएगा कि रणनीति चुनाव में क्या गुल खिलाती है। लेकिन बंगाल में इस समय सियासत तेज है। बीजेपी के ओर से बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है। साथ ही ममता भी अपने चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगी हुई हैं। अब देखना ये होगा कि होने वाले चुनाव में किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। कैमरामैन करण के साथ ममता शर्मा, एएनबी न्यूज़। पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान जारी है। एक तरफ बीजेपी अपना परचम लहराने के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ रही है, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सिंहासन के लालच में ऐसा कोई कदम नहीं है जो उठाने से पीछे हट रही हैं। कोल स्मगलिंग मामले में जांच पड़ताल की आंच अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी के परिवार तक पहुंच चुकी है। सीबीआई अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजुइरा नरूला बनर्जी से पूछताछ के लिए पहुंची है। कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के आवास पर पहुंची सीबीआई टीम ने कहा कि वह नजीरा नरूला बनर्जी से पूछताछ करना चाहती हैं। साथ ही सीबीआई ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को समन जारी किया है, जिसमें उन्हें 24 घंटे के अंदर पूछताछ में शामिल होने को कहा गया है। सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजुइरा नरूला को कोयला घोटाले की जांच के सिलसिले में नोटिस दिया है। कोल स्मगलिंग मामले में जांच अधिकारी की अगुवाई में 3 अफसरों की टीम रुजुइरा नरूला से पूछताछ करना चाहती है। बता दें कि यह पहली दफा नहीं है जब सीबीआई ने कोयला तस्करी मामले में पूछताछ करने के लिए टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को समन जारी किया है। सीबीआई नोटिस के मुताबिक अभिषेक बनर्जी से 24 घंटे के अंदर ही पूछताछ की जानी है। कैमरामैन करण मेहरा के साथ संदीप तिवारी, एएनबी न्यूज। इटावा एसएसपी आकाश तोमर के निर्देश पर अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज बखेवर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। आपको बता दें, थाना क्षेत्र बखेवर के अंतर्गत ग्राम इंद्रौसी में पिछले लंबे अरसे से अवैध शराब की फैक्ट्री संचालित थी, जिसकी सूचना एसओ बखेवर जितेंद्र प्रताप सिंह को लगती है और एसओ बखेवर जितेंद्र प्रताप सिंह इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग शुरू कर देते हैं। आज बखेवर एसओ जितेंद्र प्रताप सिंह द्वारा इस अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 25 शराब की पेटी निर्मित बरामद की गई है। वहीं इसके साथ ही 7400 खाली क्वार्टर्स, 21 किलो यूरिया, 5 किलो केमिकल व शराब बनाने वाले तमाम पदार्थ, वहीं बोतल्स पर चिपकाने वाले रैपर बरामद किए गए हैं। इस पूरी कार्रवाई के बाद निश्चित तौर पर अवैध शराब माफियाओं में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। बखेवर पुलिस ने इस अवैध शराब के जब्ते के साथ 3 आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। वहीं बखेवर पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अभी जाँच जारी है। इस पूरे नेटवर्क में जिन लोगों के नाम प्रकाश में आएंगे, साक्ष्यों के आधार पर उनको वांछित कर उनको आरोपी बनाया जाएगा। शरद तिवारी, एएनबी न्यूज, इटावा।
तो इस तरह आपने देखा कि डिब्रूगढ़ से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस में एक आरपीएफ की महिला कांस्टेबल सेकंड क्लास का पास लेके चढ़ गई। ये घटना कल शायद मुझे पता चला। पहले तो एनी रेलवे मजदूर यूनियन इस तरह की तमाम घटनाओं पे निंदा करती है और यह केवल ये पहली घटना नहीं है। आए दिन टिकट चेकिंग स्टाफ के साथ वर्दीधारी मतलब मारपीट और उनको बेइज्जत करना, क्योंकि जो अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि जब से ये ट्रेन एस्कॉर्टिंग का काम जीआरपी से आरपीएफ के हाथ में चला गया, आप कभी भी अपना कैमरा लेके किसी भी ट्रेन के एसी में चले जाइए, 2-4 वर्दीधारी अपना अधिकार समझ के बैठे रहते हैं। चेकिंग बिना टिकट और बावर्दी चेकिंग स्टाफ असहाय है। अगर रोके तो बनारस कैंट की घटना, अभी इसके पहले बनारस डिवीजन के रविशंकर सिंह के साथ घटना, शराब में दूध दरोगा जबरदस्ती घुस गया और रिवॉल्वर निकाल के लगा दिया। मैं तो शाबाशी देना चाहता हूं रविशंकर सिंह को कि उसका पिस्टल छीने और उसको बलपूर्वक पकड़ के गोंडा में उसको अरेस्ट कराए, लेकिन उसके बाद भी मिली भगत हुई आरपीएफ जीआरपी की, वो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब उसका मेडिकल किया गया तो उसमें शराब की पुष्टि नहीं हुई। टीटी द्वारा मना करने पे उसने जबरदस्ती की, उसको गार्ड में एक रूम में बैठाया गया। उसके बाद उसने फोन करके अपने मित्रों को बुलाया जो वाराणसी स्टेशन पे उतर के टीटी को जबरदस्ती उसके केबिन से ऑन ड्यूटी खींच के लाया गया। ऑन ड्यूटी टीटी को खींच के कहीं भी बैठाया नहीं जा सकता, अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उसकी एक प्रक्रिया होती है। लेकिन आरपीएफ वालों ने सारी प्रक्रिया को ताक पे रखते हुए टीटी को जबरदस्ती बैठाया, मारपीट की और उसके बाद उल्टे उसके ऊपर केस को दर्ज किया। यहाँ पर अधिकारियों का कहना है कि अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हम आगे और भी कार्रवाई करेंगे। एएनबी न्यूज के लिए कैमरामैन आए थे यहाँ तक कि दिल्ली सचिवालय के अंदर किसानों के साथ बैठक हुई है। बैठक के साथ क्या नतीजा निकला वो जानने की कोशिश करते हैं। सर अपना नाम बताइए सर पहले। मेरा नाम देवराज पहलवान। सर ये बताइए कि आज जो बैठक हुई है बैठक के अंदर क्या नतीजा निकला अभी? हम यहाँ नतीजा काटने नहीं आ रहे थे भाई, हम तो यहाँ खाने पर बुलाए थे। केजरीवाल का हम धन्यवाद करने आए थे, बैठन उठन आए थे। हमारे कई आदमी हैं, जैसे संजय सिंह है, हमारे बहुत नज़दीक के आदमी रहे हैं और सभी किसान खापचो दलियोपुर किसान संगठन के नेताओं से भी इनकी काफ़ी मुलाकात है और उसमें हम यहाँ बातचीत करी और हमने इसका धन्यवाद करा। बुरे समय में इन्होंने हमारा साथ दिया। क्या जो महापंचायत के लिए अनाउंस किया गया है क्या वो महापंचायत में भी अरविंद केजरीवाल जी आपके साथ हैं? तो महापंचायत वाली जो केजरीवाल करेगा हम उसकी पंचायत में जाएंगे, जोर शोर से जाएंगे। तो क्या कृषि कानून जो सरकार कह रही है कि अभी तक वापस नहीं होगा, सिर्फ संशोधन किया जा सकता है, क्या लगता है कि साली संशोधन होना चाहिए? वो तो सरकार का काम है, हमारा काम तो अपनी हक की लड़ाई लड़ना है, मांग मांगनी है अपनी। रोज सरकार आगे तब मैं पता 3 महीने हो लिए, ये ना करो, हम तो इतना नहीं करें, इतना अड़े रहेंगे। तो सरकार इसी तरीके से अड़ी हुई है तो आपका आंदोलन इसी तरीके से आगे चलता रहेगा क्या? आर पार की लड़ाई होगी, चाहे इसमें कितना भी समय लग जाए। कितना समय हमारा काम के जी, हमारे वहीं कुछ नहीं बचना, यहाँ के करेंगे हम अपना यहीं रह लगेंगे। आंदोलन बराबर चलेगा जब तक, और जो हमारे आदेश करेंगे सुप्रीम पावर राकेश टिकैत संयुक्त मोर्चा जो आदेश करेगा किसान उसके आधार पर चलता रहेगा। और ये हम आप लोगों का धन्यवाद करें, आप हमारी हर खबर और जनता तक पहुंचावें। तो ये थे कि किसान संगठनों के जो नेता थे वो थे और कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश ये की जा रही थी कि सरकार के ऊपर प्रेशर डाला जाए, मगर देखना होगा कि सरकार के ऊपर कितना प्रेशर पड़ पाता है, क्योंकि आज खुद अरविंद केजरीवाल के साथ जो बैठक की गई है और महापंचायत के लिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का सहयोग मिलता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एएनबी न्यूज़, दिल्ली। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते हुए नए कोरोना के स्ट्रेन्स को देखते हुए महाराष्ट्र के पुणे में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। यह नाइट कर्फ्यू उप मुख्यमंत्री अजित पवार के कहने के आदेश के बाद हुआ है। ऐसे में बताया जा रहा है कि रात 11 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू किया जाएगा। इस दौरान सिर्फ ज़रूरतमंद सेवाओं को ही जारी रखा जाएगा, बाकी लोगों को घूमना बेहद वर्जित होगा। इस पूरे मामले में अजित पवार ने साफ तौर पे कह दिया है कि उस इलाके के कलेक्टर ये डिसाइड करेंगे कि किस इलाके में क्वारंटीन करना है या फिर लॉकडाउन लगाना है, वो उनके निर्धारित करता है। लेकिन जिस तरह से पुणे में महज एक दिन में 849 नए मामले आए, उसको लेकर
कहीं न कहीं सरकार जो है हड़बड़ाहट में ये फैसला लिया है। अब इसको लेकर लगातार ये बातें कही जा रही है कि लोगों को जागरूक करने और लोगों को समझाने बुझाने में जो सरकार लगातार लगी है उसमें लोगों का अहम रोल है। वहीं दूसरी बात आपको बता दें कि भीड़ भाड़ इलाकों के अलावा किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए मुंबई पुलिस या पुणे पुलिस की परमिशन लेनी होगी। वहीं दूसरी तरफ ये भी बताया गया है कि किसी भी बड़े सभा को संबोधन पर रोक लगा दी गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले 10 दिनों में जिस तरह से नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है इसमें किस तरह की लोगों को राहत मिलती है या नहीं। वहीं तीसरी आपको बात बता दें कि पुणे में स्कूल और कॉलेज को 28 फरवरी तक बंद कर दिया गया है जब तक अग्रिम आदेश जो है आता नहीं है। कैमरा पर्सन सोगुजन का सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। तीन बिल कानून को लेकर लगातार भारतीय किसान यूनियन के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जगह जगह रेल रोको आंदोलन में भी शामिल हुए। लगातार किसान जगह जगह। अब आपको बता दें बिजनौर में नया तरीका किसानों ने निकाला, जो कि चांदपुर में एक युवक ने अपने ही खेत को खड़ी फसल को जोत दिया। उसके बाद उसने वीडियो वायरल किया सोशल मीडिया पर और वायरल करने के बाद प्रशासन एक्शन में आया और तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई, पर जिससे कि लोगों को गलत मैसेज ना जा सके। किसान इस तरह की हरकत ना करें क्योंकि खड़ी फसल जोतना भी एक सही बात यह है कि गलत मैसेज जाता है। परंतु आज बिजनौर के नगीना तहसील अंतर्गत एक वीडियो और वायरल हुआ जहां पर किसान ने अपनी खड़ी फसल को जोत दिया और उसने भी वही काम किया, वीडियो वायरल कर दिया और लगातार ये कहा कि भारतीय किसान यूनियन के लोग इसी तरह से कार्य करेंगे जब तक सरकार बैकफुट पे नहीं आती है। तो लगातार इस तरह से ही भारतीय किसान यूनियन के लोग करेंगे और ये वीडियो वायरल करने के बाद उसने खड़ी फसल को जोत दिया, जो कि तेलीपुरा गांव का बताया जा रहा है। और लगातार भारतीय किसान यूनियन का विरोध लगातार लोगों के बीच आ रहा है और किसान को गलत मैसेज इस तरह से जा रहा है कि प्रशासन भी इस चीज को देखकर ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि आखिर किसानों को ये कौन सा तरीका सामने आया कि खड़ी फसल को लगातार जोत रहे हैं। आखिर जब किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है और इस तरह की बात कर रहा है, अपनी खड़ी फसल को जोत रहा है, तो सरकार इस मामले पे क्यों नहीं ध्यान दे रही। अब देखना यह है हमारी खबर देखने के बाद आखिर किसान के खिलाफ कार्रवाई होती है या फिर किसानों को समझाया जाता है प्रशासन के द्वारा कि इस तरह का काम करना भी एक अपराध है और किसी तरह से इस तरह से जो कि काम किसानों खेत अपनी खड़ी फसल को जोत रहे हैं इस तरह के करने से गलत मैसेज भी जनता को जा रहा है। कैमरा पर्सन के साथ मैं जय पांडे, एएनबी न्यूज बिजनौर। 2017 का लोकसभा चुनाव स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को करारी शिकस्त देने के बाद अमेठी में भाजपा का परचम लहराते हुए जीत हासिल की थी। ऐसे में उन्होंने चुनावी सभा में वादा किया था कि हम अमेठी में अपना आवास बनाएंगे और यहाँ के लोगों को अपना हम परिवार मानते हैं। तो इस बात को याद रखते हुए आज वो दिन आ गया जब स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के गौरीगंज मुख्यालय के ग्राम मेदई मवई में उन्होंने 10 बिस्सा लगभग 130 एकड़ जमीन ली है। जमीन सांसद जी को देने को पूर्ण रूपेण तैयार हैं। हमारी ज़मीन 10.5 बिस्वा या 130 एकड़ है और हम अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश की वो पहली जो है महिला सांसद हैं जो कि इतना हम लोगों के बीच में बनी रही हैं, बाकी कोई सुख दुख पूछने वाला नहीं था। ऐसे में क्या लगता है उनका आवास बन जाने से अमेठी की जनता को जो है अपने सांसद से मिलना आसान हो जाएगा? यह तो एक प्लस पॉइंट है बन गया कि उनका जो है मकान भी बन जा रहा है। इसके पहले ही वो अपना पूरा वादा कर चुकी हैं। और ये आप दिखा दें आपको, ये जो ज़मीन है हमारे पीछे ये जिसमें गेहूं बोया गया है यही ज़मीन है जो 130 एकड़ लगभग है और इसको जो है स्मृति ईरानी कल यहाँ पे आके रजिस्ट्री करवाएंगी और अपने वादे को पूरा करेंगी। राजकुमार जायसवाल, एएनबी न्यूज़, अमेठी।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। आज उज्जैन से गणेश सेना ने अपनी शक्ति प्रदर्शन को लेकर अपनी हुंकार भरी है। उनके कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर वो सरकार को बताना चाह रहे हैं कि जो आरक्षण की नीतियां इन्हें बदलना चाहिए और आरक्षण है उनको सामान्य वर्ग में लेके आना चाहिए। उनका कहना है कि आने वाले चुनाव में सामान्य वर्ग की सीटों में सामान्य वर्ग के लोगों को ही आरक्षण दिया जाए और इन लोगों को साथ में रखा जाए। राजपूत सेना आज बड़ी संख्या में उज्जैन शहर में नाना खिला से निकल के वो फ्रीगंज होते हुए टावर चौक होते हुए दशहरा मैदान पहुंची है और उसके इनके प्रदेश अध्यक्ष संगठन मंत्री और जो इनके संस्थापक है लोकेंद्र सिंह कलवी जी, वो आज उन्होंने मंच को संबोधित करा है। उज्जैन से विजय यादव, एनबी न्यूज के लिए। अपने 200 की सजा सन 2019 से काट रही है, जिसके कि आज उनका बेटा मोहम्मद ताज रामपुर जिला कारागार में अपनी मां शबनम से मिलने पहुंचा है। बेटे से मुलाकात की तब उन्होंने बताया कि मेरी मां ने मुझे सिर्फ इतना बताया है कि बेटे अपना पढ़ाई लिखाई में और ईमानदारी से काम करना और पढ़ाई लिखाई में ज़्यादातर ध्यान देना। आज बेटा आपने जी बेटा आज आप मैं से मिलने आए थे, क्या रहा आपसे मां से क्या मिलने क्या हुआ आज? मुझे कुछ नहीं बोलना। बेटा आप क्या बात हुई, मम्मी से मिलने आए थे आप? बेटा मम्मी से आप मिले, आपसे मम्मी ने क्या कहा? प्यार बेटा एक मिनट दूर रहो, परेशान डिस्टर्ब मत करो, ऐसे मत चुप रहो यार, अरे परेशान मत करो। आराम से बात करो, अंकल से बात नहीं करोगे ना तो मम्मी को कोई नहीं बचा सकता। सही है। हाँ बेटा क्या मांगे आपकी और मम्मी से मिलके आपने क्या बात की आज, बताइए। ये मीडिया ही है जो आपकी बात राष्ट्रपति जी तक पहुंच गई है। बताइए बेटा आप मम्मी से कहा कि अच्छे से पढ़ना, मेहनत करना, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। मम्मी की उसकी याचिका के लिए आपने क्या कदम उठाया है? मैंने अभी प्रेसिडेंट अंकल जी से रिक्वेस्ट करी है। क्या बोला है उसने? मैंने कहा है कि मेरी मम्मा जी को माफ कर दीजिए। लिखित में भेजा है आपने उनको? जी। अब मम्मी ने आपसे क्या बात हुई? आपकी जेल में कुछ और बात हुई मम्मी से? जी नहीं। बेटा आज आपकी माँ से कितनी देर मुलाकात हुई बेटा? आप अपनी मम्मी के लिए क्या चाहते हो बेटा? आपकी मम्मी ने क्या कहा अपने माँ से? मैंने टाइम दिया ही नहीं। मम्मी ने क्या कहा आपकी? मम्मा ने यही कहा कि अच्छे से पढ़ना। उसके जो एडॉप्ट किया है उसके पापा ने बताया है कि मेरे साथ ये 5 से 6 साल का बच्चा रह रहा है और अभी तक किसी ने इसकी पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन
अब उन्होंने भी, उसके परिजनों ने भी बातचीत की है। एडो वाले जो उसके परिजन हैं, मोहम्मद ताजिब के यहाँ पे रह रहा है, उन्होंने भी शबनम से मुलाकात की तो शबनम ने बताया है कि मुझे फंसाया गया है और मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। हालांकि अब शबनम की डेथ वारंट का जारी का समय है, जितना भी डेथ वारंट अगर जिस दिन जारी हो जाएगा उसको फांसी दे दी जाएगी। फिलहाल अभी डेथ वारंट जारी नहीं किया गया है। ANB न्यूज के लिए अनिल सैनी, रामपुर। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 7 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 5 चोरी के वाहन बरामद हुए हैं और तमाम शस्त्र भी पाए गए हैं उनके पास से। पुलिस ये टोटल अंतर्राज्यीय वाहन चोर हरियाणा, पानीपत और पंजाब के रहने वाले हैं। ये इस बात की सूचना मिल रही थी कि कुछ अंतर्राज्यीय वाहन चोर जो है वो सक्रिय हैं। इसमें कसिया थाने की पुलिस और देवरिया थाने की पुलिस और स्वाट टीम, जनपद की स्वाट टीम के द्वारा एक संयुक्त अभियान चला करके आज 7 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ में ये पता चला है कि इनके द्वारा NCR रीजन से वाहन चोरी किए जाते थे और उसको मुजफ्फरपुर, बिहार में ले जाकर के उसको बेच दिया जाता था। सभी पकड़े गए अभियुक्त हरियाणा और दिल्ली के रहने वाले हैं और इनके द्वारा उसी क्षेत्र के आसपास कुछ खास गाड़ियों की चोरी की जाती थी और उसको फिर ये मुजफ्फरपुर, बिहार में ले जाकर के बेच दिया करते थे। इसमें सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ इस बात की भी विवेचना चल रही है कि इसमें और कितने लोग शामिल हैं। ये वाहन चोर बहुत ही शातिर तरीके से घटना को अंजाम देते थे और ये बिहार के मुजफ्फरनगर लाकर गाड़ियों के नंबर प्लेट बदलकर और बेचा करते थे। कैमरामैन ईश्वर चंद के साथ गोविंद पटेल, ANB न्यूज, कुशीनगर। कौशाम्बी में बेटियों के साथ होने वाले अत्याचार पर लगाम नहीं लगा पा रही है पुलिस। पुलिस सुरक्षा की दावा तो करती है, मगर लड़कियां घर के बाहर निकलती हैं तो अपने आप को सुरक्षित नहीं मानती। कल थाना सरायकिल में एक सूचना मिली थी कि एक युवती द्वारा और युवती के साथ उसके प्रेमी और 3 अन्य व्यक्तियों द्वारा गलत काम किया गया है और इसी सूचना पर तत्काल हम लोग एक्टिव हुए और हमारी कई सारी टीमें इस घटना के अनावरण के लिए लग गई। इसमें इसके जो प्रेमी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया और वो जो बाकी 3 व्यक्ति थे जिन्होंने इसके साथ गलत काम किया था, उनमें से एक व्यक्ति है गुलशन, जो कि थाने का टॉप 10 अपराधी है और हिस्ट्री शीटर भी है। वो दौरान पुलिस मुठभेड़ उसे गोली लगी है पैर में और उसे इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। इसमें आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है और इस घटना के 24 घंटे के अंदर इसका हम लोगों ने अनावरण कर लिया है, जिसके लिए मैं पुलिस की जो टीम जो इसमें लगी हुई थी उसको नगद पुरस्कार से पुरस्कृत भी होंगी और आगे अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। ताज़ा मामला कौशाम्बी का है, जहां एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है। लड़की के साथ गैंगरेप होने के बाद उसको मारा पीटा गया, आरोपी फरार हो गए। रात में मुठभेड़ में एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पैर में गोली लगी है। अब तो देखने वाली बात होगी कौशाम्बी में कब बेटियां अपने आप को सुरक्षित मानेंगी। ऐमान अहमद, ANB न्यूज, कौशाम्बी। मैं इस वक्त रोपड़ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਮੂਮਨ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਝ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ। ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਮੂਮਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਗਿਆ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾ ਕੈਨ 20 ਲੀਟਰ ਦਾ 600-700 ਦਾ ਭਾਜੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 1500-1800 ਦੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਮੰਗ ਆਈ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰੀਬ ਹੁਣ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, 100 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਗਣੇ ਤਿੱਗਣੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਤੂਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖਰੀ ਉਤਰੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਜੀ ਭੁੱਲੇ ਜਾਓ ਗੱਲ, ਖਬਰਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 100% ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਦਿਨ। ਆ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਹ ਇੱਧਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਿਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।